हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस के आज इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में, जहां पे हम देखेंगे एक बहुत ही क्रिटिकल मुद्दे को ऑफन जो कि हम इग्नोर कर देते हैं। वाई? बिकॉज इसकी जो टेंडेंसीज हैं, इसकी जो डेवलपमेंट्स हैं, इसके जो अंडर करंट्स हैं, ऑफन अंडर द सर्फेस फ्लो कर रहे होते हैं, लीडिंग टू major changes in the way that we conceptualize global order, in the way in which geopolitics are carried out. Now, before moving on to the topic of the day, सबसे पहले मैं आपको जो है बता देना चाहती हूँ कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि 2025 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, until now, राइट, आपने अपने ऑप्शनल की तैयारी जो है चाहे शुरू नहीं की या फिर अभी हाफ हार्टेड तरीके से शुरू की है या फिर खुद करने की कोशिश कर रहे थे, बट एक मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू कोप अप विद इट, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब बहुत कम टाइम रह गया है टू बी एबल टू कवर ऑप्शनल आराम से रिलैक्स्ड मैनर में बिफोर रीओरिएंटिंग योरसेल्फ फॉर अ मोर prelims based approach for UPSC 2025. And that is why, to help you out, make a very time oriented disciplined schedule जिसके थ्रू आप appropriate input के थ्रू maximum output derive कर पाएं, मैं आपके लिए ला रही हूं एक PSIR की वर्कशॉप, राइट, विच इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड दैट 5 महीनों में आप अपने ऑप्शनल को किस तरह से एक होलिस्टिक मैनर में कवर कर पाएंगे। तो 20 सितंबर को जो है ये वर्कशॉप होगी 5 बजे। लिमिटेड सीट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंटली कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये लाइव वर्कशॉप होगी, जिसका मतलब है इंटरैक्टिव भी होगी। तो यू कैन आस्क मी योर ओन स्पेसिफिक डाउट्स, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स दैट यू माइट बी इनकाउंटरिंग इन प्रिपेयरिंग फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है sleepyclasses.com, आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड जो टैब है, उस पे जाइए, क्लिक कीजिए, सारी डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द वर्कशॉप वहां पे होगी। लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। सारे मटेरियल, सोर्सेज, द वे इन विच यू आर सपोज टू अप्रोच PYQs, किस तरह से उन्हें अटेम्प्ट करना है, किस तरह से सोर्सेज को पढ़ना है, इन सारी चीजों पे मैं चर्चा करने वाली हूं इस वर्कशॉप के लिए। तो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर नहीं किया है, प्लीज गो अहेड एंड रजिस्टर फॉर इट right now. A very important question with respect to India's Look East policy. In fact, Act East policy. Right? India की जो Look East policy थी उसको 2014 में PM मोदी ने reinvigorate करने की बात की और इसे कन्वर्ट कर दिया टू व्हाट वी टुडे कॉल एज द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 2024 के अंदर 10 साल, राइट, ऑलमोस्ट एक डेकेड जो है हो गया है ऑफ एक्ट ईस्ट, दिस शिफ्ट टुवर्ड्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एंड देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग द काइंड ऑफ वे इन विच इंडिया हैज बीन एबल टू एक्सप्लोर दिस पॉलिसी, द चैलेंजेस दैट लाई देयरिन, इन सबको एग्जामिन करना जरूरी है। Now, the question states 2024 marks the 10th anniversary of India's Act East policy. In light of the statement, examine the development and challenges to Act East as part of India's foreign policy. Right? कि अब 10 साल तो हो गए हैं, बट कौन कौन से एरियाज में हम सर्टन डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, कौन कौन से हम ग्रोथ एरियाज बना सकते हैं, बट एट द सेम टाइम बिफोर मूविंग टूवर्ड्स दीज ग्रोथ एवेन्यूज, what are certain core hurdles या challenges जो कि इंडिया को confront करते हैं as far as its Act East policy is concerned. Now, in the current multipolar world and increasingly multiplex world, हम देख रहे हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है मोर pragmatic, मोर फास्ट पेस्ड बनती जा रही है। एंड एक की एरिया जहां पे इंडिया वांट्स टू इंक्रीज इट्स फुटप्रिंट, इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस, हैज बीन विद साउथ ईस्ट एशिया, which has been underlined with the adaptation of Look East policy towards Act East policy in 2014. Now, importantly, this policy has been underlined by what we call the 4 C's, right, of culture, commerce, connectivity and capacity building, which are the 4 easy areas जिनके basis पे India can collaborate with Southeast Asia. Now, पहली बार जो है जब हमने 1990s के अंदर इसकी शुरुआत देखी थी, it was known as the Look East policy, and particularly ये focus करता था ASEAN grouping पे and Southeast Asia में. However, today the idea of Southeast Asia and East Asia has explored more, and therefore by
फोकसिंग ऑन एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया साउथ ईस्ट एशिया एंड फर्दर ईस्ट जो इसके पार्टनर्स है उन पे अपना फोकस बढ़ाना चाहता है, इंक्लूडिंग जापान एज वेल एज साउथ कोरिया, एंड साथ ही में इन दी इंडो पैसिफिक जो कि अगेन इस एरिया में लाई करता है, इंडो पैसिफिक में जो बाकी पावर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल यूएस जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है, ये भी पावर्स है ऑफ द रीजन, इनके साथ भी कोलैबोरेशन इंडिया इंक्रीज करना चाहता है. Now, C. Bajpai, in analyzing India's Act East policy, says that since a decade has happened since the launch of the Act East policy, India is now trying to continuously increase the vigor of India's economic integration, strategic cooperation, and people-to-people ties as far as connects with the region is concerned. Now, सबसे पहले ये Act East policy का मेन आइडिया क्या है? Now, ये Act East policy के तहत इंडिया जो है एक फर्दर इंगेजमेंट, डीपनिंग ऑफ इंगेजमेंट करना चाहता है विद कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया, इन द इंडो पैसिफिक रीजन, राइट, जो कि वेरियस ग्रुपिंग्स में भी आती हैं. सो मल्टीलेटरल फॉर्मेट में भी इंडिया ने पुश करने की कोशिश की है अपनी फुटप्रिंट को वाया एक्ट ईस्ट पॉलिसी बाय इंटीग्रेटिंग एंड इंक्रीजिंग रिलेशनशिप विद आसियान रीजनल फोरम, ईस्ट एशिया समिट, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, राइट. तो अनिल वाधवा जो है, फॉर्मर एम्बेसडर अनिल वाधवा, ये अपने डिस्टिंग्विश लेक्चर सीरीज में इसे हाईलाइट करते हैं. मोर ओवर, जैसे जैसे द इशू ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, राइट, द आइडिया विच वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय जापानीज पीएम द लेट शिंजो आबे, राइट, ये अब सारे के सारे रीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, जहां पे अगेन इंडिया ने कोलैबोरेशन विद लाइक माइंडेड कंट्रीज इंक्रीज करती है, इंक्लूडिंग अंडर द इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव ऑफ 2019. Now, under the aegis of the Look East policy, इंडिया ने नॉट जस्ट मल्टीलेटरल फॉर्मेट में बल्कि बायलेटरल रिलेशंस पे भी काम करने की कोशिश की है विद द कंट्रीज लाइंग इन दिस रीजन. जैसे कि हम देख सकते हैं सितंबर 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ड्यू टू विजिट सिंगापुर एज वेल एज ब्रुने, दोनों ही कंट्रीज, सिंगापुर जो है एक लीडिंग इकोनॉमिक पार्टनर है इंडिया का, ब्रुने के साथ जो है एक्सटेंसिव एनर्जी एंड स्पेस से जुड़े रिलेशनशिप्स हैं. वहीं पे 2024 में इंडिया हैड आल्सो विटनेस्ड वेरी हाई प्रोफाइल विजिट्स बाय द वियतनामीज पीएम एज वेल एज द मलेशियन पीएम इंडिया में, जो कि बेसिकली हाईलाइट करता है दैट फॉर बोथ द रीजन्स व्हाइल इंडिया इज फोकसिंग ऑन इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी, those countries in the east also consider India to be a very useful, a very noted partner, particularly as they try to hedge their bets against China. साथ ही में इंडिया has also tried to further reinvigorate its defense and strategic ties with countries like Philippines, right, जो कि बहुत ही increasingly involved है in combative conflictual relations with China in the disputed South China Sea का जो area है. And in fact, India has decided to sell their noted BrahMos missiles also to Philippines. Now, when it comes to the implementation of the Act East policy and इसकी जो developments है since a decade, there are obviously certain challenges जो कि निकल के आ रहे हैं. In recent times, एक सबसे important challenge जो निकल के आया है कि इंडिया के जो दो neighbors हैं, who are supposed to be a gateway to India's Act East policy and to further strengthen the policy, which is Bangladesh and Myanmar, both of them are going through increasingly tumultuous times and a lot of civil strife as well in the regions. Now, because of their proximity to the northeastern region of India, right, इसके कारण इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, creating problems for India. Because of this reason, विघ्नेश राम गुरुस्वामी कहते हैं कि इंडिया को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में नए नए हर्डल्स विटनेस करने पड़ रहे हैं, forcing it to go through a rethink as well. Now, what are certain hurdles जो कि बांग्लादेश एंड म्यांमार के स्ट्राइफ के कारण आ रहे हैं? सबसे पहले तो देयर आर टू मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि इंडिया एंड म्यांमार के रिलेशनशिप्स को हाईलाइट करते हैं. दिस इज पर्टिकुलरली द कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट टू इंक्रीज कनेक्टिविटी northeast की with Bangladesh, Myanmar, and then up to Southeast Asia, a major part of the Act East policy. Now, the problem is with the coming in of the junta role and increasing conflict between the military junta on one hand and the opposing forces on the other hand, the three brothers army including the Arakan army, इसके चलते हुए कुछ जो noted geopolitically important areas हैं, these have gone out of the control of the Myanmar junta or the army. One of the most important areas in this regard is the Paletwa town.
और ये पलेटवा टाउन इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द कलादान प्रोजेक्ट. व्हाई? बिकॉज दिस वाज अ मेजर लिंक इन एन इनलैंड रिवर एंड पोर्ट एंड रोड नेटवर्क जिसने कनेक्ट करना था सितवे को, राइट, जो कि म्यांमार के अंदर है, विद मिजोरम के अंदर जो एरिया ऑफ जोरेनपुरी है उसके साथ. Similarly, in other areas of cross-border initiatives, also there is a lot of tension, particularly with respect to the border post at the More Tamu, जिसके थ्रू हम ट्रेड फैसिलिटेट करने की कोशिश करते थे. एंड ये ऑल्सो एक मेजर पॉइंट होने वाला था, हॉटस्पॉट होने वाला था इन द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट एज वेल. Now, given the tensions, already ये जो बॉर्डर चेक पोस्ट है इसको शट डाउन कर दिया गया है, राइट, मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट के कारण, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के कारण, एंड साथ ही साथ में टू इन अ वे टू स्टेबलाइज नॉर्थ ईस्ट, इंडिया ने जो फ्री रेजिम मूवमेंट है जिसके थ्रू ईज ऑफ मूवमेंट होता था क्रॉस बॉर्डर्स फॉर पीपल फ्रॉम म्यांमार एंड इंडिया, राइट, उसको भी जो है इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है. Similarly, when we look at Bangladesh as well, this particularly constrains our development of the northeast region, which was supposed to be India's bridge to southeast, India's bridge for Act East policies. Now, many significant strategic infrastructural projects, particularly train services जो है इन्हें halt कर दिया गया है. Furthermore, there is also increasing problem of a deluge of illegal migrants at India's borders, जिसके कारण India has become more stringent. So rather than more open movement, अब India जो है इसको और ज़्यादा restrict कर रहा है. Then very importantly, apart from this challenge, there's also larger regional challenges, particularly the growing Chinese presence. Because unlike India, Chinese do not have any moral dilemmas in dealing with different types of governments, right? So regardless of the ideology, regardless of whether they are democracies, regardless of whether they are juntas, China is open to dealing with them as long as it is able to work these deals to its benefits, जिसके कारण इंडिया की जो स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज है इन दिस रीजन वो और बढ़ती जा रही हैं, राइट. देयरफॉर एक मेजर रीथिंक की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है. Furthermore, डॉक्टर राजेश्वरी राजगोपालन भी कहते हैं that even when we come to comparison with China, पहली चीज तो इंडिया के पास इतनी डीप पॉकेट्स भी नहीं है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे इतना स्पेंड कर सके. दूसरा एक मेजर इशू इज दैट अनलाइक चाइना, इंडिया फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ डिलीवरी डेफिसिट, राइट. डिलीवरी डेफिसिट जहां पे इंडिया ओवर प्रॉमिस करता है बट अंडर डिलीवर करता है, जिसके कारण प्रोजेक्ट्स में लॉन्ग टर्म डिलेज हैं, कंप्लीशन नहीं हो रही है. कंप्लीटली ऑपोजिट टू चाइना, जो कि ऑलरेडी मेजर प्रोजेक्ट्स अपने BRI के अंदर ऑन टाइम है एंड ये कंप्लीट भी होने लगे हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर. Furthermore, very importantly, in terms of economic engagement and enmeshment also, India as far as geo-economics is concerned, India ने ना geopolitics पे बहुत heavily rely किया है as part of its Act East policy rather than geo-economics, right? And इस area में भी it is suffering behind China. A key example in this regard is even though India was one of the initial partners in the negotiations for the Regional Comprehensive Economic Partnership, right, which was signed in 2020, India eventually pulled out of the same and did not become a part of this grouping, which is seen as one of the largest economic partnerships across the world, consisting of 15 Asia-Pacific economies, including China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand, as well as all 10 members of ASEAN, right? अब वेरियस स्कॉलर्स एंड एनालिस्ट कहते हैं कि इंडिया का जो ये डिसीजन था दैट वाज ऑब्वियसली ड्रिवन बाय नेशनल इंटरेस्ट, पर्टिकुलरली जो इनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, राइट, पर्टिकुलरली विद दोज विद डीलिंग विद चाइना. एक मेजर फियर वाज दैट विद इन RCEP जो एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स होगा, इसके कारण इंडिया का जो ऑलरेडी एक वीक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो और ज्यादा हर्ट होगा एज द मार्केट विल ओपन टू अ फ्लड ऑफ इंपोर्ट्स, राइट, जिसके कारण चाइना विल एंड अप डंपिंग अ लॉट ऑफ चीप गुड्स इन इंडिया, देयरबाय डिस्ट्रॉइंग द लोकल मैन्युफैक्चरर्स. एंड मेक इन इंडिया का जो गोल है इंडिया ने सेट किया हुआ, ये इसको बहुत सिवियरली हार्म करेगा. हाउएवर, सिमिलरली जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस थे चाइना के साथ, उसको भी मद्देनजर रखते हुए इंडिया इस ग्रुपिंग का हिस्सा बनना नहीं चाहता था. However, now the problem is that if we look at a lot of other countries also, Japan हो गया, Australia हो गया, South Korea हो गया, they also don't have great geopolitical relationships with China. Yet they decided to move over to ensure geo-economic
congruities, geo-economic benefits becoming a part of this treaty. In fact, Japan and ASEAN दोबारा भी ये hope कर रहे हैं, and this is something that they keep on reiterating, that they've left the door open for India, and they're really hoping that India also becomes a part of this grouping. Why? Because India should also keep in mind that it can use the rest of its allies and partners to really balance out what China does. Furthermore, there are also issues जो कि domestically जो हो रही हैं चीजें वो impact करते हैं इंडिया के relationships in its Act East policy, particularly the way in which minorities को लेके इंडिया के अंदर जो actions हैं उन पे question raise किया गया है. Particularly because Southeast Asia में countries like Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, right, इन सब ने जो है question किया. इंडोनेशिया एंड मलेशिया के अंदर मेजर जो है इस्लामिक populations भी हैं, right? So India की approach towards Muslim minorities has led to a lot of questioning by these countries as well. However, despite these challenges, India is realizing that Act East policy इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर प्लैंक है, एंड इस पे कंटिन्यूसली काम करना और इसे रीइन्विगरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड इसी के चलते हुए नवंबर 2023 के समिट के अंदर पीएम मोदी ने जकार्ता में हो रहे आसियान समिट पे यही रिअफर्म किया था कि देखिए आसियान के थ्रू इंडिया अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को रीइन्विगरेट करेगा एंड इंडो पैसिफिक को भी एक स्टेबल एरिया बनाने की कोशिश करेगा. Now, the way in which India can actually improve upon its policy in Act East can take inspiration from the 12-point proposal that PM Modi had put ahead during the ASEAN summit in 2023. Right? जहां पे इन्होंने बात की थी that by expanding in areas of connectivity, trade, digital, green and rule-based world order, India and ASEAN further collaborate करके Act East policy को push कर सकते हैं. Now, किस तरह से पुश कर सकते हैं, किस तरह से रीइन्विगरेशन और भी बढ़ सकता है एंड किस तरह से इंडिया कर रहा है. पहले तो इंडिया ने एम्फसाइज किया है द इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिटाइम कोऑपरेशन गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक एरिया, द इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिटाइम नेविगेशन, फ्री एंड ओपन सीज एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंडो पैसिफिक एज अ रेल्म, जो कि इंडिया एंड आसियान दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है. साथ ही में इंडिया ने ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4 हर डिप्लोमेसी के ट्रैक के ऊपर काम करने की कोशिश की है. Furthermore, India realizes that while it may have lost out on the multilateral forum of RCEP, bilaterally it is engaged in a number of free trade agreements with Southeast Asian countries, and इन्हीं को ये और पुश करके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टाइज को और डीपन करना चाहता है आसियान के साथ टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन्स एंड ऑल्सो टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स. राइट, सो आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट एक मेजर एवेन्यू बन गया है ये करने का. Similarly, दोनों ही इंडिया एज वेल एज आसियान हैव बीन फोकसिंग ऑन क्लाइमेट चेंज. साउथ ईस्ट एशिया का जो ये रीजन है इट इज वेरी प्रोन टू क्लाइमेट चेंज ऑल्सो, एंड बोथ इंडिया एंड आसियान हैव बीन कोलैबोरेटिंग रिगार्डिंग द सेम टू एस्टैब्लिश ग्रीन वैल्यू चेन्स एज वेल एज इंश्योर इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फर्दरमोर, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद हेल्थ डिप्लोमेसी भी बहुत मेजर एक प्लैंक बन गई है as a part of Act East policy. राइट, तो वैक्सीन मैत्री के अंदर फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने अराउंड 60 कंट्रीज को सपोर्ट दिया था, इंक्लूडिंग आसियान कंट्रीज लाइक थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया. राइट, वाइल चाइना की जो साइनोफार्मा थी, राइट, तो चाइनीज वैक्सीन थी वो मच ग्रेटर नंबर में आई थी, बट जो डेल्टा वेरिएंट आया था कोविड-19 का, इंडिया के द्वारा सप्लाई की गई वैक्सीन जो हैं वर मच मोर पोटेंट अगेंस्ट दैट वेरिएंट ऑफ कोविड-19, राइट, अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया. फर्दरमोर, मेडिकल टूरिज्म इज अनदर एरिया जहां पे इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कोलैबोरेट करना चाहता है साउथ ईस्ट एशिया के साथ, पर्टिकुलरली थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ई विद्या भारती हो गया, ई आरोग्य भारती नेटवर्क हो गया, राइट, जो कि डिजिटल एंड टेली एजुकेशन एंड टेली मेडिसिन का एक मेजर हिस्सा है. Then very importantly, as part of digital technology, cyber security also, जैसे जैसे चाइना एंड रशिया के जो misadventures in this area हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ASEAN has in fact come up with the ASEAN Digital Master Plan of 2025, जिसके थ्रू वो डिजिटल कोऑपरेशन विद रीजनल पावर्स इनहांस करना चाहता है, इंक्लूडिंग इंडिया. इंडिया साथ ही साथ में ब्लू इकोनॉमी का भी एक मेजर वोटरी है, जो कि अगेन एरिया ऑफ कोलैबोरेशन बन सकता है फॉर फिशरीज, मरीन रिसर्च, कोस्टल टूरिज्म बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया.
Most importantly, India and the countries of this region agree on establishing a rule-based international order which is going to ensure both regional and global stability, and साथ ही साथ में also ensure a dispute-free South China Sea वाला area as well. Now, इंश्योर्ड है इसमें कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए अगर काम करना अगर चाहता है इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसके लिए काम करे, जरूरी है कि इंडिया इन सारे फोकस एरियाज पे काम करे, एंड साथ ही साथ में इंडिया का जो ब्रिज टू ईस्ट एशिया है विच इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां पे स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट और पुश करने की कोशिश करे टू क्रिएट अ वेरी इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल ब्रिज बिटवीन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया. ओनली देन एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जो हमने गोल्स, अपने आइडिया सेट किए हैं, विल इंडिया बी एबल टू अचीव द सेम over the next couple of years, right? So इन सारी चीजों को याद रखना is important.